वेलकम बैक। आज हम फिर से उपस्थित हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। हमने अब तक कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए हैं जिसमें शब्द और पद, अनुस्वार और अनुनासिक हमने पढ़ लिया है। अब हमें आगे पढ़ना है उपसर्ग और प्रत्यय। तो आज हम उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले मैं कुछ बातें बता दूं। उपसर्ग और प्रत्यय कोई नया टॉपिक नहीं है। आपने इसे इंग्लिश में प्रीफिक्स और सफिक्स के नाम से पढ़ लिया है। यानी हम जो आज पढ़ेंगे वो पहली बार नहीं पढ़ेंगे, ये हमने पढ़ लिया है। भले ही हमने इंग्लिश में पढ़ा है लेकिन आज हम हिंदी में पढ़ेंगे। लेकिन दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस उसको आपने इंग्लिश में पढ़ा है और इसको हिंदी में पढ़ा है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। उसके जो नियम है वही नियम यहाँ पर भी है। ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों में, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। तो आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग को इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं और प्रत्यय को सफिक्स कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उपसर्ग यानी प्रीफिक्स। जो शब्दांश किसी शब्द के आगे लगकर उस शब्द के अर्थ को बदल दे वह शब्दांश उपसर्ग कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा। जो शब्दांश किसी शब्द के आगे लगकर उस शब्द के अर्थ को बदल दे वह शब्दांश उपसर्ग कहलाता है। अब इस डेफिनेशन को समझने से पहले एक शब्द का अर्थ क्लियर कर दूं। शब्दांश। शब्दांश का अर्थ होता है एक शब्द का अंश, यानी पार्ट ऑफ अ वर्ड। एक शब्द है उसका एक पार्ट, वो शब्दांश कहलाता है। जैसे अगर मैं कहूं निर्जन, तो उसमें निर जो होगा वो एक पार्ट होगा। आलम यानी आ उसका एक पार्ट होगा। ठीक है। और एक बात बता दूं कि ये जो पार्ट ऑफ अ सेंटेंस होता है, ये जो शब्दांश होता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। ये याद रखिए, ये बहुत जरूरी चीज है। तो आइए डेफिनेशन समझते हैं। यानी अब समझिए हम कि शब्दांश क्या होता है। तो शब्द, जो शब्दांश किसी शब्द के आगे, किसी शब्द यानी जिसका अर्थ होगा, किसी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल देता है, तो उसको उसी शब्दांश को क्या कहेंगे? उपसर्ग कहेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ हार एक शब्द है। सबको पता है हार का अर्थ क्या होता है? लूज, LOSE, लूज, है ना, जो यहाँ मैंने लिख दिया है। एक और है, ये है प्र, ये शब्दांश है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। अभी मैंने ऊपर बताया कि शब्दांश का कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन जब हम इसी हार के साथ प्र को जोड़ देंगे, यानी डेफिनेशन में कहा गया कि जो शब्दांश किसी शब्द के आगे लगकर, तो यहाँ हार एक शब्द है और हार के आगे प्र लगा जो शब्दांश है जिसका कोई अर्थ नहीं है। ये जब लग गया तो क्या हो जाएगा? प्रहार। ये एक नया शब्द बन गया। और इसका अर्थ क्या होगा? प्रहार का अर्थ होगा चोट करना, किसी को मारना या किसी पर प्रहार करना होता है। तो ये होता है उपसर्ग। उसी तरह और एग्जांपल्स है। आहार, इसमें भी मूल शब्द हार है और स्टार्टिंग में आ लगा है। आ शब्दांश है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो ऐसे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल देता है तो वो उपसर्ग कहलाता है। तो यहाँ आ ऐसा ही उपसर्ग है। उसी तरह यहाँ विहार में है। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो आगे जब हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारे एग्जांपल्स मिलते जाएंगे। तो हम अब आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि आगे में क्या है, इसके बारे में क्या जानना है। अगला टॉपिक है इसमें हिंदी में कुल उपसर्ग के 4 प्रकार माने गए हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग। कहीं कहीं आपको 5 भी मिल सकते हैं लेकिन मूलतः 4 ही माने गए हैं। संस्कृत में 22 उपसर्ग है। हिंदी में जो भी संस्कृत के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है वो टोटल 22 उपसर्ग है। ये फिक्स्ड है, जिसके नाम है इस तरह: अति, अनु, अप, अभि, उप, अधि, आ, प्रति, उत,
यौद, प्र, वि, सह, पर, सु, समो, निस, निर, दुस, दुर, नि, अपि, सु, प्रति, परि, तथा। ये सारे जो टोटल है ये काउंट कर सकते हैं आप, ये 22 है। ये संस्कृत के उपसर्ग है जिसका हिंदी में प्रयोग होता है। तो आपको इनमें से कोई भी उपसर्ग अगर कहीं लिखा हुआ मिले तो आप इसे देखकर समझ सकते हैं कि संस्कृत का है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपके एग्जाम में क्लास 9 के सिलेबस के हिसाब से अगर ये वीडियो बनाया जा रहा है तो उनके लिए मैं स्पेशली बता दूं कि क्लास 9 में इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि संस्कृत के उपसर्ग का उदाहरण दीजिए या ये कौन सा उपसर्ग है ये बताइए। ऐसा कुछ नहीं, आपको बस उपसर्ग दे दिया जाएगा, आपको शब्द बनाना होगा या शब्द दे दिया जाएगा उससे उपसर्ग को अलग करना होगा। बस 2 ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं समझा रहा हूँ तो आपको डिटेल्स में समझा रहा हूँ कि क्या है और कैसे है। ऐसा ना हो कि आप उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ ले और आगे चल के आपको पता चले कि संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, उर्दू के उपसर्ग होते हैं, अंग्रेजी के उपसर्ग होते हैं यानी इंग्लिश के उपसर्ग होते हैं, तो आप कहेंगे कि ये तो हमको पता ही नहीं है। इसलिए मैं सब कुछ बता रहा हूँ और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको 2 ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो उपसर्ग दे दिया जाएगा और कहा जाएगा इससे शब्द बनाइए, या फिर आपको एक शब्द दे दिया जाएगा और उसमें से कहा जाएगा कि इसमें से उपसर्ग अलग कीजिए। बस इसी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम आगे समझते हैं। अब मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। अब 22 उपसर्ग है, अगर 22 के एग्जांपल्स मैं यहाँ बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, फाइल भी और वीडियो भी। इसलिए मैं शॉर्ट करूंगा और उसमें से 5 रेंडमली चूज किया मैंने और 5 के एग्जांपल्स मैं बताऊंगा आपको। जैसे यहाँ है अति। अति से शब्द क्या क्या बन सकता है? अत्यावश्यक। अति और आवश्यक को जब हम जोड़ेंगे तो अत्यावश्यक हो जाता है। यह हमें संधि में पढ़ना होता था, जो कि इस बार टॉपिक से हटा दिया गया, तो अब हमें नहीं पढ़ना है। लेकिन आपको संधि के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो आप समझ सकते हैं कि ये कैसे होता है। उसी तरह अत्यधिक, अति जोड़ अधिक जोड़ने से अत्यधिक हो जाता है। उसी तरह यहाँ पर कुछ जोड़ना नहीं है इसलिए सीधा है अतिक्रमण। इसमें आप सब जितने भी मैं एग्जांपल बता रहा हूँ इसमें आप ढूंढेंगे तो एक एक इम्पोर्टेंट वर्ड है, एक मूल शब्द है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अत्यावश्यक कैसे हुआ। अति जोड़ आवश्यक, आवश्यक का अर्थ है लेकिन अति का कोई अर्थ नहीं है। उसी तरह अत्यधिक, अति का कोई अर्थ नहीं है लेकिन अधिक का अर्थ है। अतिक्रमण, क्रमण का अर्थ होता है, उसके साथ अति जुड़ा तो अतिक्रमण बन गया, नया शब्द बन गया। अतिवृष्टि, वृष्टि का अर्थ होता है और अति जोड़ दिया गया तो अतिवृष्टि दूसरा अर्थ देने लगा। उसी तरह शीघ्र और अति शीघ्र, अंतर समझ सकते हैं। अत्याचार, अति जोड़ आचार, अत्याचार। उसी तरह दूसरा है अनु। इसमें एग्जांपल है अनुपात, अनुकरण, 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 अनुसार, अनुशासन, अनुक्रमांक और अनुक्रम। उसी तरह आगे भी एग्जांपल्स है, आप इसे पढ़ सकते हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इस जितने भी एग्जांपल लिखे गए हैं इनमें जो भी उपसर्ग जुड़ा है और वो जिसके साथ जुड़ा है एक मूल शब्द के साथ जरूर जुड़ा होगा। ऐसा एक भी एग्जांपल नहीं मिलेगा जिसमें ऐसा होगा कि एक तो उपसर्ग जुड़ा है और दूसरे वाला मूल शब्द नहीं है। उसमें से एक शब्द होगा, प्रॉपर शब्द होगा जिसका अपना अर्थ होगा और उसके साथ ये उपसर्ग जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। आपको रेंडमली एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर अहिंसा लिखा हुआ है, इसमें उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग है अ और मूल शब्द क्या है? हिंसा। तो हम समझ सकते हैं हिंसा का मतलब क्या होता है? वायलेंस, और अहिंसा का मतलब क्या होता है? नॉन वायलेंस। तो हम समझ सकते हैं कि अंतर क्या है। मूल शब्द था हिंसा और उसमें अ उपसर्ग जुड़ा तो उसके अर्थ को बदल दिया, तो ये हिंसा अहिंसा हो गया। तो उपसर्ग इसे ही कहते हैं। हम आगे जाएंगे और आपको बताएंगे कुछ और उदाहरण। यह है हिंदी के उपसर्ग। जैसे अन है तो अनबन एक शब्द होता है, अनपढ़ है, उसी तरह अनजान है, उसी तरह अनहोनी है, अनमोल है और अनचाहा है।
दूसरा है अध, अधपका, अधमरा, अधजला, अधलिखा, अधनंगा, अधगला। तो ये सारे एग्जांपल्स है, आप आगे पढ़ते जाइए, समझ में आता जाएगा। आगे है उर्दू और फारसी के उपसर्ग। इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये अल उपसर्ग है, तो ये क्या होगा, अलविदा, अलबत्ता। दूसरा है कम, कमसीन, कमअक्ल और कमजोर। और आगे भी एग्जांपल्स है, आप देखते रहिए और इसे समझिए। आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगला है अंग्रेजी के उपसर्ग। इसमें हम सबको पता है कि बहुत सारे वर्ड्स हैं जो इंग्लिश के, उर्दू के हमारे हिंदी में प्रयोग होते हैं, इसीलिए ये सारे उपसर्ग, अलग अलग तरह के उपसर्ग हमें पढ़ने पड़ रहे हैं। तो इसमें अंग्रेजी की भी यानी इंग्लिश के भी कुछ उपसर्ग हैं, जैसे यूज करते हैं हम डिप्टी। डेप्यूटी इंग्लिश में वर्ड होता है जिसको हिंदी में हम डिप्टी लिखते हैं। उसी तरह जैसे इंग्लिश में टेक्निक होता है तो उसको हम हिंदी में तकनीक लिखते हैं। तो उसी तरह से जो इंग्लिश के वर्ड से जो हमने अपना लिया है, जो हिंदी में मैक्सिमम यूज होते हैं, उसको लिखने का तरीका भी थोड़ा हिंदी की तरह दे दिया गया है। जैसे डेप्यूटी को डिप्टी लिखा जाता है, तो हम हिंदी में भी यूज करते हैं डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी मजिस्ट्रार, डिप्टी मिनिस्टर। उसी तरह दूसरा वर्ड है वॉइस, ये उपसर्ग है और इससे शब्द बनेगा वॉइसराय, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट। उसी तरह से आगे भी कुछ एग्जांपल्स हैं। तो ये था उपसर्ग। उपसर्ग में टोटल हमने ज्यादा कुछ जानने को नहीं है हमारे लिए। उपसर्ग को इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं। जो शब्दांश किसी मूल शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल देता है, वो ही शब्दांश उपसर्ग कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ समझा दिया था, प्रहार, आहार, विहार, इन सब में हार मूल शब्द है और प्र, आ और वी ये सब उपसर्ग है। आगे हमने पढ़ा उपसर्ग के प्रकार। तो उपसर्ग 4 प्रकार के हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू और फारसी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग। ये सारे उपसर्ग इसलिए आए हैं क्योंकि इन भाषाओं के शब्द हमारे हिंदी में प्रयोग होते हैं, इसलिए इनके उपसर्ग भी हमें पढ़ने पड़ते हैं। तो संस्कृत के उपसर्ग में मूल बात यह है कि संस्कृत के कुल 22 उपसर्ग हैं जो हिंदी में प्रयोग होते हैं, और वही ये सारे लिखे गए हैं यहाँ पर, और वो ये सारे हैं, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और इनसे मैंने 5 रैंडम एग्जांपल्स लेके मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए हैं। उसी तरह हिंदी के उपसर्ग पढ़ा हमने, उर्दू और फारसी के उपसर्ग पढ़ा और अंग्रेजी के उपसर्ग पढ़ा। तो उपसर्ग में इतना ही है। उपसर्ग बस आप इतना याद रखिएगा कि उपसर्ग शब्द के आगे लगता है, स्टार्टिंग में लगता है, और उपसर्ग के लगने से उस शब्द का, जिसके साथ उपसर्ग जुड़ता है, उस शब्द का अर्थ बदल देता है। तो आपको बस इतना याद रखना है। तो हम पढ़ेंगे प्रत्यय, जिसको इंग्लिश में सफिक्स कहते हैं। तो आइए जानते हैं, जो शब्दांश किसी मूल शब्द के अंत में लगकर उसके यानी मूल शब्द के अर्थ को या रूप को बदल देते हैं, ऐसे शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। यानी जिस तरह से उपसर्ग में उपसर्ग किसी शब्द के साथ लगकर उसका अर्थ बदलता था, उसी तरह यहाँ प्रत्यय भी किसी शब्द के अंत में लगता है। अंतर बस इतना है कि उपसर्ग स्टार्टिंग में लगता था और प्रत्यय लास्ट में लगता है, एंड में। किसी शब्द के अंत में लगकर उसके रूप को या अर्थ को बदल देता है। रूप को और अर्थ को कैसे बदलना है मैं आगे आपको समझाता हूँ। ज्यादा अंतर नहीं है दोनों में। वहां उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है, और दोनों शब्दांश ही होते हैं, दोनों का कोई अपना मीनिंग नहीं होता है। तो आइए एग्जांपल में देखते हैं। यहाँ लिखा है भूल और अक्कड़, दोनों मिलके बनता है भुलक्कड़। भुलक्कड़ का अर्थ आपको पता है। अब हम देखते हैं, आप देख सकते हैं पहले शब्द था भूल, जिसका मतलब था भूलना, लेकिन अक्कड़
प्रत्यय लगने के बाद शब्द बन गया भुलक्कड़, जिसका मतलब हुआ वह व्यक्ति जो भूल करता है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये जो भूल शब्द है, भूल का अर्थ होता है भूल जाना, भूलना। अक्कड़ का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन भुलक्कड़ का अर्थ क्या हो जाता है? भूलने वाला व्यक्ति। तो हम समझ सकते हैं कि ये किस तरह से अर्थ को बदल रहा है, और यहाँ प्रत्यय शब्द के अंत में लग रहा है। और कुछ एग्जाम्पल है, जैसे धनवान, जिसमें धन का अर्थ होता है संपत्ति, पैसा, और वान का कोई अर्थ नहीं होता, ये शब्दांश है, लेकिन जब ये धन के साथ लगता है तो धनवान हो जाता है, यानी धनवान यानी जो व्यक्ति धनी है। उसी तरह विद्या जोड़वान, विद्वान, चालाक जोड़ ई, चालाकी। इसी तरह से जब हम आगे बढ़ेंगे तो जिस तरह से उपसर्ग के 4 भेद माने गए हैं, उसी तरह से प्रत्यय के भी 2 भेद माने गए हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब इन दोनों के बारे में पढ़ने से पहले हमें इस टॉपिक को जानना पड़ेगा, धातु किसे कहते हैं। हमने ये पढ़ा है क्लास 6 में, 7 में, 8 में पढ़ा है। अगर आपको याद होगा तो आप वापस रिकॉल कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं तो सबको पता ही होगा, जिस शब्द से किसी काम के होने या कराने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। तो ये क्रिया का जो मूल रूप होता है, मूल मतलब एक्चुअल रूप, एक्चुअल फॉर्म, तो ये क्या है? जैसे हम क्रिया का एग्जांपल देंगे तो क्या देंगे, जैसे कह देंगे कि पढ़ना, खेलना, ये सब क्रिया है। घूमना, गाना, खाना, सोना, ये सब क्रिया है। लेकिन उसका मूल रूप आपने कभी सोचा है कि एक्चुअल रूप क्या है? पढ़ना किससे बना है? पढ़ से बना है ना। उसी तरह जाना किससे बना है? जा से बना है। उसी तरह खाना किससे बना है? खा से बना है। उसी तरह लिखना किससे बना है? लिख से बना है। तो ये जो लिखना, पढ़ना, खाना, जाना कहते हैं, वो क्रिया के रूप है, क्रिया है, लेकिन उसका मूल रूप अगर हम पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा। यानी क्रिया का जो मूल रूप होता है, एक्चुअल फॉर्म जो होता है, उसी को धातु कहते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो धातु में जोड़ जाते हैं, यानी अभी हमने पढ़ा कि प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगता है, उसमें हमें अब कृत प्रत्यय में क्या पढ़ना है? कृत प्रत्यय में यह है कि जो शब्दांश यानी जो प्रत्यय धातु के अंत में लगता है, यानी क्रिया के मूल रूप जो होते हैं उसके अंत में लगता है, तो वे क्या कहलाएगा? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत शब्द कहलाते हैं। अब एक बार और याद कर लीजिए कि जब धातु के साथ जो शब्दांश या जो प्रत्यय जुड़ता है उसको कृत प्रत्यय कहते हैं, और जब कृत प्रत्यय जुड़कर कोई शब्द बनता है तो उसे कृदंत शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जांपल है, एक शब्द है बोल, हम समझ गए कि ये धातु है। क्यों धातु है ये आप समझ सकते हैं। और उसके साथ एक शब्दांश जोड़ा गया ना, और दोनों जुड़ के क्या बना? बोलना। यहाँ ना, यहाँ ना प्रत्यय है तथा बोलना कृदंत शब्द है। हम समझ सकते हैं कि क्यों है, और दोनों मिलके बनता है बोलना, तो ये होगा कृदंत शब्द कहलाएगा। उसी तरह से यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल लिख रखा है। प्रत्यय है अक, और मूल शब्द या धातु क्या है? तो लेख और पाठ। अब लेख के नीचे ख में देखेंगे तो हलंत लगा है, पाठ में ठ के नीचे हलंत लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि ये अक है, ये जो अ इसमें जुड़ेगा तो ये लेखक हो जाएगा और ये पाठक हो जाएगा। यानी ख के नीचे और ठ के नीचे का हलंत हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्योंकि ये जो अक का अ है ये उसको कवर करेगा, तो ये लेख से लेखक हो जाएगा, पाठ से पाठक हो जाएगा। यानी
हम जो पाठ है, पाठ का मूल शब्द ये होता है, यानी ये जो पाठक है, पाठक का मूल शब्द जो है, मूल धातु रूप जो है वो पाठ होता है। लेखक का जो धातु रूप है वो लेख होता है। उसी तरह यहाँ अन उपसर्ग है, उसी तरह यहाँ अन प्रत्यय है, तो इस पाल में जुड़ेगा तो पालन हो जाएगा, सह में जुड़ेगा तो सहन हो जाएगा। यानी हम देख रहे हैं कि धातु के साथ जब भी प्रत्यय जुड़ रहा है तो एक नया शब्द बन रहा है, यानी जो शब्द है उसका रूप बदल जाता है। यानी हम देख रहे हैं कि धातु रूप में जब प्रत्यय यानी कोई शब्दांश जुड़ रहा है तो उसके या तो अर्थ बदल जा रहा है या उसका रूप बदल जा रहा है। उसी तरह आगे कुछ एग्जांपल से आप इसे देख सकते हैं, ये सेम है। और इस टॉपिक का सबसे लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे अब, तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में क्या होता है? वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर अन्य शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण के साथ जुड़ते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय से बने शब्द तद्धितांत शब्द कहलाते हैं। ये बिल्कुल आसान है। अब तक हमने क्या पढ़ा? कृत प्रत्यय पढ़ा। कृत प्रत्यय में क्या था? कृत प्रत्यय में शब्दांश धातु के साथ लगता है, लेकिन यहाँ उसका उल्टा है। यहाँ क्या होगा? यहाँ प्रत्यय जो होगा, जो शब्दांश होगा, वो धातु को छोड़कर बाकी जिस किसी भी शब्द के साथ लगे, जो संज्ञा हो सकता है, सर्वनाम हो सकता है, विशेषण हो सकता है, किसी के साथ भी लगे तो उसे ही तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और तद्धित प्रत्यय लगकर जो नया शब्द बनेगा उसको क्या कहेंगे? तद्धितांत शब्द कहेंगे। उपसर्ग में हम कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द को कृदंत शब्द कहते थे और तद्धित प्रत्यय से बनने वाले शब्द को तद्धितांत कहेंगे। जैसे यहाँ एक एग्जांपल है, सेठ। ये सबको पता है कि सेठ का अर्थ क्या होता है? मालिक। और एक प्रत्यय है, एक शब्दांश है आनी, दोनों के मिलने से क्या बनेगा? सेठानी। सेठानी का मतलब समझ गए? अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना रूप बदल रहा है, कितना अर्थ बदल रहा है। ये सेठ था, मेल पर्सन के लिए होता है ये, और इसमें आनी लगाया गया जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन जैसे ये दोनों मिल गए सेठानी हो गया। अब ये फीमेल के लिए हो गया, स्त्री के लिए हो गया। यहाँ आनी तद्धित प्रत्यय है तथा सेठानी तद्धितांत शब्द है। आप समझ गए कि तद्धित प्रत्यय कौन सा है और तद्धितांत शब्द किसे कहते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे इन, यहाँ बड़ी है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ कुछ मूल शब्द है। अब यहाँ धातु रूप नहीं लिखेंगे, ये आपको बस इतना ही याद रखना है कि कृत प्रत्यय जो होगा उसमें धातु के साथ प्रत्यय जुड़ता है और तद्धित प्रत्यय में धातु को छोड़कर बाकी सारे शब्दों के साथ जुड़ता है। इसमें फिर से वापस हम मूल शब्द पे चले आएंगे और इसमें क्या होगा? यहाँ शब्द है ग्राम, तो ग्राम के साथ इन जुड़ेगा तो ग्रामीण बन जाएगा। कुल के साथ इन जुड़ेगा तो कुलीन बन जाएगा। उसी तरह दूसरा है आहट, ये हो जाएगा। चिकना के साथ जुड़ेगा तो चिकनाहट हो जाएगा। घबरा के साथ जुड़ेगा तो घबराहट हो जाएगा। चिल्ल के साथ जुड़ेगा तो चिल्लाहट हो जाएगा। अगला है आनी, तो सेठ के साथ जुड़ेगा तो सेठानी, नौकर के साथ जुड़ेगा तो नौकरानी और मथ के साथ जुड़ेगा तो मथानी। अगला है आई, चतुर के साथ जुड़ेगा तो चतुराई और चौड़ा के साथ जुड़ेगा तो चौड़ाई। आगे है आर, लोहा के साथ जुड़ेगा तो लोहार हो जाएगा। सोना का साथ जुड़ेगा तो सोनार हो जाएगा और गांव के साथ जुड़ेगा तो गंवार हो जाएगा। तो ये सारे टॉपिक्स हमें उपसर्ग और प्रत्यय में पढ़ने होते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय बहुत ही आसान है और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। इसमें बहुत कुछ जानने के लिए नहीं है, बहुत थोड़ा जानने के लिए है। मैं पूरे वीडियो में आपने क्या क्या सीखा मैं एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले हमने उपसर्ग जाना कि उपसर्ग किसे कहते हैं। तो उपसर्ग जो शब्दांश किसी शब्द के
आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं तो वह उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे हार एक शब्द है और उसमें अगर हम प्र जोड़ेंगे जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, जो शब्दांश है, और जब इसको हार के साथ जोड़ देंगे तो ये प्रहार हो जाता है। यानी हार का अर्थ होता है लूज, और जब उसी में प्र जुड़ जाता है तो प्रहार हो जाता है, यानी चोट करना होता है, किसी पर को मारना हो जाता है, तो ये अर्थ बदल जाता है। हिंदी में कुल 4 प्रकार के उपसर्ग माने गए हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू और फारसी के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग, जिसमें संस्कृत के उपसर्ग टोटल 22 माने गए हैं और उसके सारे के एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पर। हिंदी के उपसर्ग में ऐसा कोई नंबर्स नहीं माना गया। उर्दू और फारसी के भी उपसर्ग है और अंग्रेजी के भी उपसर्ग है, जिसके सबके एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दे दिए गए हैं। प्रत्यय पढ़ा हमने। प्रत्यय में 2 तरह के प्रत्यय पढ़ा हमने। प्रत्यय किसे कहते हैं? तो जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर, यानी लास्ट में लगकर उसके अर्थ या रूप को बदल देते हैं, तब वह शब्दांश प्रत्यय कहलाता है। प्रत्यय में कितने प्रकार के प्रत्यय पढ़ा हमने? 2 प्रकार का प्रत्यय होता है। क्या क्या होता है? तो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय में क्या होता है? तो कृत प्रत्यय उन प्रत्ययों को कहते हैं जो केवल धातु रूप के साथ लगता है। यानी कृत प्रत्यय उन प्रत्ययों को कहते हैं, उन शब्दांशों को कृत प्रत्यय कहते हैं जो केवल धातु के साथ लगता है। अब धातु किसे कहते हैं? तो धातु क्रिया के मूल रूप को कहते हैं, जैसे पढ़, लिख, खा, जा, ये सारे धातु रूप है। तो हमने समझ लिया कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, और कृत प्रत्यय लगकर जो शब्द बनता है उसे कृदंत शब्द कहते हैं। उसी तरह है दूसरा रूप इसका तद्धित प्रत्यय। ये बिल्कुल कृत प्रत्यय के उल्टा है। इसमें जो शब्दांश धातु को छोड़कर बाकी जिस किसी भी शब्द के साथ लगे वे सब तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, और तद्धित प्रत्यय से बनने वाले शब्द को तद्धितांत शब्द कहते हैं। तो ये सारी चीजें आज हमने पढ़ी। आशा करता हूँ कि बातें आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिए, हम आपको फिर से समझाएंगे। तो आज के लिए इतना ही है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।